नमस्कार। आज हम आपसे स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है। आपने एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व स्टैटिस्टिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को समझने के लिए थोड़ा प्रोबेबिलिटी को समझना ज़रूरी है। और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को जब तक आप नहीं समझेंगे और उसके अंदर आने वाला एरिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स को ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो एनपीसी को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते हैं सब में अजम्पशन होता है कि उनका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है ये हमें एनपीसी की बेसिस पर ही हम उसका पता कर सकते हैं। तो इसलिए आज थोड़ी सी हम बात आपसे प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में करेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में करेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में करेंगे, कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स को लेकर के सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम आपसे एनपीसी के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखिए, प्रोबेबिलिटी प्रसंभाव्यता इसको हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब किसी घटना के घटित होने की संभावना। तो संभावना जब हम पता करते हैं तो हमें ये पता करना होता है कि कुल कितने तरीके से वो घटना घटित हो सकती है, कुल कितने इवेंट्स हो सकते हैं जिनमें से ये एक इवेंट होगा। वो जो इवेंट है उस घटना की प्रसंभाव्यता क्या होगी, इसकी गणना करने के लिए प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, या उसका जो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, जैसे है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स आउट ऑफ 100 दैट इवेंट वुड अकर, कि 100 में से कोई घटना कितने बार घटित होगी, इसको प्रोबेबिलिटी के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। तो ये घटना हम 100 में से भी पता कर सकते हैं, 1 में से भी पता कर सकते हैं कि 1 में से कितने बार घटित होगी या 100 में से कितने बार घटित होगी। प्रतिशत में हम इसको बता सकते हैं, इसको फ्रैक्शंस में बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम एक सिक्का उछालते हैं, तो सिक्का उछालने पर वो या तो हेड गिरेगा या वो टेल गिरेगा। अगर हम ये पता करना चाहें कि उसके हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका मतलब ये है कि वो 2 संभावनाएं हैं उसमें कुल, हेड गिरने की या टेल गिरने की, जिसमें से एक संभावना हम पता करना चाहते हैं कि हेड गिरने की क्या संभावना है। तो इसका मतलब उसकी संभावना हो जाएगी कुल घटनाओं 2 में से एक घटना वो हो सकती है, तो 1/2 हो जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। हम इसको 1/2 कह दें या 0.5 कह दें, या हम इसको 50% चांसेस कह दें, तीनों तरीके से कहा जा सकता है, कोई उसमें फर्क नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी को इसका मतलब कैसे निकाला जा सकता है कि हम ये पता करें कि हम कौन से फेवरेबल इवेंट्स, कितने फेवरेबल इवेंट्स हैं हमारे पास और कुल इवेंट्स क्या हैं, उनके बीच में जो रेशियो है वो प्रोबेबिलिटी रेशियो कहलाता है ना, कि संभावित घटनाएं जो हम चाहते हैं कि घटित हों या और कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं, दोनों के बीच में अनुपात बेसिकली प्रोबेबिलिटी होता है। तो इसको ऐसे निकाला जा सकता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू A/AB, है ना। यहाँ पे P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है। A क्या है, अकरेंस ऑफ इवेंट्स, कि कितने घटनाएं घटित हो सकती हैं, और B क्या है, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब कितनी घटनाएं नहीं घटित हो सकती हैं। और A और B को जोड़ देते हैं जब हम, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को से जब हम फेवरेबल इवेंट्स को डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। इनके बीच का जो रेशियो है वो P कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। इसको वाइस वर्सा भी निकाला जा सकता है कि कितनी जब फेवरेबल इवेंट्स का हम रेशियो निकाल सकते हैं कुल इवेंट से, तो नॉन फेवरेबल मतलब घटित न होने की संभावना, जैसे घटित होने की संभावना निकाली जा सकती है वैसे घटित न होने की संभावना निकाली जा सकती है। तो क्या आ जाएगा कि टोटल इवेंट्स के साथ में हम B का रेशियो निकाल दें। तो Q को हम कैसे निकाल सकते हैं, Q यहाँ पे ऐसे निकाला जा सकता है, Q इज इक्वल टू B/A+B। Q ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है। ये P+Q बराबर 1 होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी किसी घटना के घटित होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 100 हो सकती है, 100% हो सकती है।
100 में से कहेंगे तो 100 कह देंगे, और 1 में से कहेंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। तो इसलिए जो हम इसको ऐसे रेशियो वो इक्वेशन बनता है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 या 1 इज इक्वल टू P प्लस क्यू। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 1 में से Q घटा दीजिए। इसी तरीके से Q बराबर कितना हो जाएगा, 1 में से P घटा दीजिए। तो यहाँ पे अगर एक हम निकाल लेते हैं तो दूसरी को 1 में से घटा करके निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी का मैग्नीट्यूड 0 to 1 होता है ना। 0%, अगर परसेंटेज में कहें तो 0% से लेकर के, मतलब या तो घटना 0% का मतलब घटना घटित होने की कोई संभावना नहीं, और 100% का मतलब 100% घटना घटित होगी ही, है ना। तो इसके बीच में मैग्नीट्यूड होता है, तो इसको कहा जाता है 0 से लेकर के 1 के बीच में मैग्नीट्यूड हो सकता है। इसको किस प्रकार से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर किसी घटना के घटित होने की संभावना 25% है, तो 1 में से जब हम बताएंगे तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है। 100 में से बताएंगे तो 25% हो जाएगा, और फ्रैक्शन में बताएंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 संभावना है। तो ये 3 तरीके से बताया जा सकता है। डेसिमल में बता सकते हैं, है ना, फ्रैक्शन में बता सकते हैं, और परसेंटेज में बता सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी को बताया जा सकता है। अब यहाँ जो हम टर्म बार बार इवेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इवेंट क्या होते हैं और कितने तरीके से हो सकते हैं। देखिए, इवेंट क्या होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। इवेंट क्या होते हैं? घटनाएं, है ना। जैसे सिक्का उछालेंगे तो दो इवेंट्स हो सकते हैं, या तो चित गिरेगा या पट गिरेगा, ठीक है। अगर हम एक थैले में 100 गोलियां रखी हुई हैं, ठीक है, और उसमें से 20 लाल रंग की हैं और 80 हरे रंग की हैं, ठीक है, तो जब हम किसी बॉल को निकालेंगे, ठीक है, तो उसके लाल रंग के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? कितनी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि 100 बॉल हैं, 100 में से कोई भी एक बॉल निकल सकती है। इसका मतलब मैक्सिमम इवेंट्स हो गए 100। तो दैट इज द इवेंट, और फेवरेबल इवेंट हम जो निकाल रहे हैं, है ना, तो वो फेवरेबल इवेंट। एक घटना हम कर रहे हैं, कितने में से कर रहे हैं? 100 में से घटना कर रहे हैं। तो घटनाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तो वो तो घटनाएं कहलाती हैं। ये कितने तरीके के होते हैं? एक तो होते हैं सिंपल इवेंट्स, ठीक है। सिंपल इवेंट्स का मतलब, जैसे ताश की गड्डी में से अगर हम एक पत्ता खींचें और उसके हुकुम का इक्का होने की संभावना क्या है? 52 में से 1 है, क्योंकि 52 पत्तों में से एक हुकुम का इक्का है, तो एक प्रोबेबिलिटी। तो ये सिंपल इवेंट है, ठीक है। साधारण घटना है ना। थैले में से अगर हम एक बॉल निकाल लें और उसके लाल रंग के होने की संभावना क्या है? ये सिंपल इवेंट है ना, सरल घटना है, ठीक है। सिक्के को उछालने पे जब हम उछालेंगे तो वो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, सरल घटना है। तो सरल घटना सिंपल इवेंट। एक होता है कंपाउंड इवेंट, मतलब एक घटना कई तरीके से घटित हो सकती है, ठीक है। कई तरीके से घटित कैसे हो सकती है? जैसे ताश की गड्डी में से अगर हम एक पत्ता निकालें और उसका इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 इक्के होते हैं, तो 4 में से कोई भी आ जाए, पान आ जाए, हुकुम आ जाए, चिड़ी आ जाए या ईट आ जाए, कोई भी आ जाए, चारों में से कोई भी एक आ जाए तो फेवरेबल इवेंट मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब वो घटना 4 तरीके से हो सकती है, तो ये कंपाउंड इवेंट हो, है ना, कंपाउंड इवेंट कहलाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर हम उसमें से कहें कि लाल रंग का पत्ता होने की संभावना क्या है, तो 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं, टोटल 52 होते हैं, तो 26/52 हो जाएगी लाल पत्ता होने की संभावना, ठीक है। तो ये घटना कंपाउंड इवेंट है कि 26 पत्ते हैं, उनमें से कोई सा एक आ जाए तो वो हमारी घटना, तो कंपाउंड है ये इवेंट इस तरीके से। अब कंपाउंड इवेंट भी 2 तरीके के हो सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं और एक डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताया कि मान लीजिए हम ताश की गड्डी में से इक्का निकालना चाहते हैं, हम एक ताश खींचते हैं और वो इक्का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 घटनाओं में से कोई एक घटना हो सकती है। तो कंपाउंड तो है पर इंडिपेंडेंट है, मतलब इस ताश के घटित होने की संभावना इससे पिछली किसी घटना से प्रभावित नहीं होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि पिछली किसी घटना से अगर ये घटना प्रभावित नहीं हो रही है तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। लेकिन डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि जब पिछली घटना से प्रभावित हो। जैसे अगर ताश की गड्डी में से हम पत्ते निकालते हैं और हम देखते हैं कि इक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जब एक भी इक्का निकला नहीं है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52, इसका मतलब 1/13, ठीक है।
अगर हम इस कार्ड को रिप्लेस नहीं करें और अगले 51 पत्तों में से हम देखें कि इक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब 3 इक्के रह गए हैं उसमें और 51 पत्ते हैं, तो 3/51 रह गई। पहले इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 4/52। दूसरे इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/51। इसका मतलब क्या है? दूसरे कार्ड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी प्रभावित हो गई, कम हो गई। क्यों प्रभावित हुई? क्योंकि इससे पहले इक्का निकला था। तो वो जो इवेंट है वो डिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। पिछली घटना से अगर अगली घटना के घटित होने की प्रसंभाविता में कोई परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, तो इसका मतलब वो घटना डिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं कि एक इवेंट अगर होता है तो बाकी के इवेंट्स के घटित होने की संभावना को समाप्त कर देता है। जैसे अगर हम सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। अगर हेड गिरता है तो टेल नहीं गिरेगा, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर हम पासा उछालते हैं तो अगर एक गिरेगा तो इसका मतलब 2, 3, 4, 5, 6 साइड होती हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। जब अगर एक गिर रहा है तो बाकी नहीं गिर सकता, बाकी तरफ से वो नहीं गिर सकता है क्योंकि एक ही तरफ से गिरेगा। तो इसका मतलब वो घटना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई। एक घटना दूसरी घटनाओं को होने की संभावना समाप्त कर देती है। एक घटना हुई तो दूसरी नहीं हो सकती है, वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम सिक्कों की प्रॉब्लम्स लेते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग कॉइन्स। देखिए एक सिक्का उछालते हैं तो उसके हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसके हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसमें 2 साइड्स हैं, तो क्या हो सकता है? आइदर हेड गिर सकता है और टेल गिर सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 H की प्रोबेबिलिटी है ना, और H की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। और हेड गिरे या टेल गिरे, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है, तो 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी इसकी मैक्सिमम हो सकती है। तो अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है। अगर हम 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो 2 सिक्के एक साथ उछालने पे क्या होगा, है ना, या तो दोनों हेड गिर सकते हैं, या पहला हेड गिर सकता है दूसरा टेल गिर सकता है, या पहला टेल गिर सकता है दूसरा हेड गिर सकता है, या दोनों टेल गिर सकते हैं। अगर हम 2 कॉइन्स लेते हैं, एक से कॉइन्स होने चाहिए इक्वल थिकनेस और सब तरीके से एक से कॉइन्स होने चाहिए, है ना। 2 कॉइन्स टॉस्ड अगर उछालते हैं तो देखिए दोनों हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? कुल कितनी घटनाएं हो रही? 4 तरीके से घटनाएं हो सकती हैं, तो 1/4। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई, और एक हेड और एक टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी 2/4 हो गई। सबको जोड़ोगे तो बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम 6 कॉइन्स उछालें तो अभी हमने देखा कि 2 कॉइन्स उछालते हैं तो 4 तरीके से वो घटना घटित हो सकती है। ठीक है। अगर हम 6 कॉइन्स उछालें तो कितने तरीके से घटना घटित हो सकती है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है ना। इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल, मतलब उसमें ये जो नीचे नंबर आएगा उसको हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। जैसे अगर हम 6 कॉइन्स टॉस करते हैं एक साथ, ठीक है, तो उनके टोटल इवेंट्स हो सकते हैं 1/2 की पावर n, ये जो लिखा हुआ फॉर्मूला, तो 1/2 की पावर 6। इसका मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। इसका मतलब 1/64। ये 1/64 जो प्रोबेबिलिटी है, बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी है सारे H या सारे टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी है। ये जो प्रोबेबिलिटी है कि सारे हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी 1/64 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इवेंट्स है वो जो नीचे बटे में जो वैल्यू आ रही है उसके बराबर होगा।
तो इससे हमें पता लग सकता है इस फॉर्मूले से कि कितनी मैक्सिमम इवेंट्स होंगी। इससे जो रिजल्ट आएगा वो नंबर नहीं, बल्कि नीचे उसके जो उसमें जो नीचे वाला नंबर है वो हमें बता सकता है। 10 कॉइन अगर हम इसी तरीके से उछालें, 10 कॉइन्स अगर हम उछालते हैं तो उसमें कितनी घटनाएं, मतलब वो 10 कॉइन्स कितने तरीके से गिर सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो हमें इससे पता किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 10, मतलब कहने का 1/2 इंटू 1/2, और ये आप 10 बार करिए, ठीक है, इंटू 1/2 10 टाइम्स आप करेंगे तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी 1/124 आएगी। इसका मतलब 10 कॉइन्स आप एक साथ उछालेंगे तो 10 के 10 हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी 1/1024 होगी, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि सारे हेड गिरे, टेल कोई भी नहीं गिरे, ये हो सकता है हेड 9 गिरे, टेल 1 गिरे, हेड 8 गिरे, टेल 2 गिरे, हेड 7 गिरे, टेल 3 गिरे, हेड 6 गिरे, टेल 4 गिरे, हेड 5 गिरे और टेल 5 गिरे, है ना। इसी तरीके से हेड 4 गिरे, टेल 5 गिरे, टेल 6 गिरे, हेड 3, टेल 7, हेड 2, टेल 8, हेड 1, टेल 9 और ऑल 10, ठीक है। तो ये अभी जो हमने 1024 निकाला है वो इसके लिए 1/1024 प्रोबेबिलिटी होगी और इसके लिए भी 1/1024 होगी, ठीक है। बाकी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इनके लिए हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है जिससे निकाल सकते हैं, किसी एक का हम निकाल के देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम ये पता करना चाहते हैं कि कॉइन्स कितने हैं। ये जो फॉर्मूला है कि मान लीजिए 10 कॉइन्स टॉस्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 6 एंड टेल 4। मतलब बेसिकली हम हेड 6 पता करना चाहते हैं बच्चे की, वो टेल 4 हो जाएगी एक में से जब हम घटाएंगे तो, ठीक है। तो ये कैसे निकाला जा सकता है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। ये फैक्टोरियल अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप जानते होंगे, जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब लास्ट तक आप 1 तक चले जाइए। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4, 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9 अप टू इंटू 1, है ना। इसका मतलब ये होता है। तो आपको पता करना है, आपने 10 कॉइन्स उछाले, वो कहलाएगा 10, है ना। और CR आप पता करना चाहते हैं कि कितने हेड गिर रहे हैं। टेल का मान आप एक का किसी का निकाल लीजिए, हम यहाँ निकालते हैं 6, R की वैल्यू 6 हो गई। तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल को हम इस तरीके से लिख देते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और इसको ऐसे लिख देते हैं, 10 में से 6 फैक्टोरियल घटा तो 4 फैक्टोरियल आया, ठीक है, इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्रॉस हो जाएगा तो ये आया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 4 से 8 को काट दीजिए 2, 3 से 9 को काट दीजिए 3, और 2 से मान लीजिए 10 को काट देते हैं 5। तो ये हो गया 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे तो 5 या 15 दूनी 30, 30 7 21 इज इक्वल टू 210। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 अगर सिक्के उछालते हैं तो H6 और 10 टेल 4 गिरने की संभावना 210 हो जाएगी।
ऐसे आप किसी की भी संभावना निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए और पूरे, है ना, अभी जो मैंने टेबल बनाई थी H10, H9T, H8T2, H, मतलब इस तरीके से लास्ट टेल 10 तक की आप पूरी टेबल बना करके और इनके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। मतलब ये 210, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका मतलब ये घटनाएं 210 हो सकती हैं। तो टोटल घटनाएं कितनी है, 210, कितने में से, 1024 में से। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि 1024 तरीके से घटना हो सकती है, उसमें से 210 घटनाएं ऐसी होंगी जो जिसमें 6 हेड गिरेगा। मतलब 1024 बार अगर 10 सिक्के उछाले जाएं तो 210 बार ऐसा होगा थ्योरेटिकली कि H 6 बार गिरे और टेल 4 बार गिरे। चलिए अब आगे चलते हैं, है ना। अगर हम डाई उछालते हैं, मतलब पासा जिसको कहते हैं, ठीक है, पासा उछालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर हम पासा उछालते हैं तो पासे में कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, ठीक है। 1 डाई टॉस्ड अगर ये किया जाता है और हम पता करना चाहते हैं कि एक गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 साइड होते हैं, मैक्सिमम 6 तरीके से गिर सकता है, तो इसका मतलब 1/6 हो जाएगी। 5 गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 हो जाएगी। मतलब किसी भी एक साइड के गिरने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि 1 अथवा 5 गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दोनों हमारे फेवरेबल इवेंट्स हो गए, तो 2 फेवरेबल इवेंट्स हो गए, टोटल कितने, 2/6 हो गया। ये कैसे, 1 गिरने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 5 गिरने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो ये 2/6 इस तरीके से प्रोबेबिलिटी आ गई। तो अगर हम एक डाई उछालते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगर हम 2 पास से एक साथ उछालते हैं, ठीक है, अगर हम 2 पास से एक साथ उछालते हैं, 2 डाइस टॉस टुगेदर, ठीक है, तो उनमें दोनों में एक एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दोनों में एक एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हम 2 इकट्ठे उछालें और पहले में भी एक आए और दूसरे में भी एक आए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 इंटू 1/6। इस पहले वाले की प्रोबेबिलिटी 1/6 और दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरे में एक और पहले में एक आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लागू होता है ना। यहाँ पे हम चाहते हैं कि पहले में भी 6 आए, एक आए और दूसरे में भी एक आए, है ना, पहले में भी एंड दूसरे में भी। अगर एंड लगता है ऐसे केस में तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लागू होता है ना। आइदर और लगता है, जैसा मैंने अभी बताया था कि 2 आ जाए या 5 आ जाए तो एडिशन हो जाता है, 1/6 1/6 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3, है ना। तो वहां पे एडिशन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 1/36। इसी तरीके से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 आए, दोनों डाइस उछाले जाएं और उनका टोटल 4 आए, तो कितने तरीके से आ सकता है, वो आ सकता है कि पहले में 1 आए और दूसरे में भी 1 आए, तो 1/6 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना। मतलब पहले ये किस तरीके से आ सकता है, पहले में 1 आए और दूसरे में 3 आए। ये ऐसे आ सकता है कि दोनों में 2-2 आए, और ये ऐसे आ सकता है कि पहले में 3 आ जाए और दूसरे में 1 आ जाए। तो ये घटना 3 तरीके से हो सकती है। अब इसके लिए 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, और 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, क्योंकि 6 घटनाएं हो सकती हैं, उनमें से 3 एक घटना है, तो 1/6 हो गया। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो ये प्रोबेबिलिटी तो मल्टीप्लाई हो गई। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई हो गई। तो ये हो गया इतने का 1/36, ये हो गया 1/36 और ये हो गया 1/36। ये फिर जुड़ जाएंगी तीनों प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 3/36, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डाइस के केस में प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि अगर हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करें, तो प्लेइंग कार्ड्स में जैसे किसी कार्ड के इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 इक्के होते हैं और कार्ड 52 होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 4/52, इसका मतलब 1/13 इक्का होने की प्रोबेबिलिटी।
ठीक है। ईंट का इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, ईंट का इक्का 52 में एक ही होता है, तो इसका मतलब 1/52 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। लाल रंग का इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 लाल रंग के पत्ते होते हैं इक्कों में, एक ईंट होता है और एक पान होता है। तो ईंट और पान के इसका मतलब 2 सिक्के 2 हो गए, तो 2/52 मतलब 1/52 प्लस 1/52 इज इक्वल टू 2/52 है ना। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। अब इसी तरीके से देखिए कि आप अगर ताश का खेल खेल रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास 2 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 9 का पेयर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो 9 का पेयर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 9 कितने कलर होते हैं ताश की गड्डी में, 4 9 होते हैं चारों कलर के। तो पहले 9 की आने की प्रोबेबिलिटी 4/52। अब एक 9 आपके पास आ चुका है, एक पत्ता आपको मतलब गड्डी में से लगातार आपको ही पत्ते दिए जा रहे हैं, तब पहला पत्ता दिया तो 4/52 है 9 आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 3 9 उसमें रह गए और पत्ते 51 रह गए, है ना। तो आपके पास दोनों 9 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी ये बनेगी। आपके पास ट्रेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे ट्रेल मतलब कोई एक स्पेसिफिक ट्रेल, सारी नहीं, मैं केवल पहले जैसे इक्के की ट्रेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इक्के की ट्रेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले इक्के की प्रोबेबिलिटी 4/52, दूसरे इक्के की प्रोबेबिलिटी 3/51 और तीसरे इक्के की प्रोबेबिलिटी 2/50। इसका जो भी सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो ट्रेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम और भी आप देख सकते हैं कि आपके पास इक्के की ट्रेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्के या बादशाह की, किसी की भी प्रोबेबिलिटी आप पता करना चाहते हैं कि इक्के की ट्रेल आ जाए या बादशाह की ट्रेल आ जाए, तो इक्के की ट्रेल आने की प्रोबेबिलिटी यही हो गई और इतनी बादशाह आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो इनको आप जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ दीजिए, तो इससे जो भी वैल्यू आएगी वो है कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर 3 ताश आपको एक एक करके लगातार दिए जाएं तो आपके पास या तो इक्के की प्रोबेबिलिटी आ जाए या बादशाह की प्रोबेबिलिटी आ जाए, तो ये हो जाएगी ट्रेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी ताश के केस में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बॉल्स, है ना। एक थैले में अलग अलग कलर की बॉल्स पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम 100 मान लीजिए 100 बॉल्स हैं, जिसमें से 20 ग्रीन है, ठीक है, 30 येलो हैं और 50 रेड हैं, ठीक है। टोटल कितनी हो गई 100। तो किसी एक बॉल के निकालने की पे मतलब टोटल इवेंट्स कितने हो गए 100। अब अगर हम आपसे बात करें कि एक बॉल निकालना है, उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक बॉल निकालने पे ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 20 बॉल्स ग्रीन है जिनमें से कोई सी निकला है तो ग्रीन ही मानी जाएगी, और 100 टोटल बॉल्स हैं, तो 100/20 बराबर 1/5 प्रोबेबिलिटी हो गई, है ना। अगर ये कहा जाए कि आप 2 बॉल निकालें, है ना, और उनके मान लीजिए हम ये कहते हैं कि 2 बॉल्स निकालें और उनमें एक रेड और एक ग्रीन होने येलो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो एक रेड हो और एक येलो हो, तो पहली बॉल आप निकालेंगे तो अगर वो मान लीजिए रेड और येलो, तो पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी 30/100, 30 में से कोई भी एक निकल जाए वो पहली बॉल हो जाएगी। दूसरी बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जो आप रेड निकाल रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब पहली आपके पास येलो आ गई और दूसरी रेड आ गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 50/99, ठीक है। इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी 50/99। तो आपके पास आपने 2 बॉल निकाली, तो पहली रेड आने की प्रोबेबिलिटी और दूसरी पहली येलो आने की प्रोबेबिलिटी और दूसरी रेड आने की प्रोबेबिलिटी, वाइस वर्सा। ये इस तरीके से भी हो सकता है
कि आपके पास ये इस तरीके से आ जाए कि पहले रेड आ जाए और बाद में ये येलो आए। मतलब ये दो तरीके से घटना आपके पास हो सकती है। तो हम अगर इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास इसका जो भी जवाब आएगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि पहला बॉल रेड और दूसरा या एक बॉल रेड और एक बॉल येलो आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसके बराबर हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम बॉल से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो बॉल्स हैं उनमें से कितनी बॉल, मतलब बॉल्स का कोई भी एक नंबर, है ना, कि अगर हम 5 बॉल निकालें एक एक करके तो उनमें से 2 ग्रीन और 3 रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, हम ऐसे इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम आपसे बात एनपीसी के बारे में करेंगे। थैंक यू।